अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकार चीमा, एडवोकेट जनाल अकेडमी से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि बेसिकली सेलेंट फीचर होते क्या हैं। ये जो चीज़ा खसूसियात हैं किसी भी आइन के अंदर, ये बेसिकली क्या चीज़ है। अगर आपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी आइन को समझना है, तो अगर उसके सेलेंट फीचर के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से समझ लो तो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो किस नोयत का है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको समझ लग जाएगी। जैसे किसी भी आइन का, किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का प्रियम्बल होता है, उस प्रियम्बल के अंदर उसका तारुफ होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। इसी तरह सेलेंट फीचर बेसिकली ये वो मखसूस इसकी खसूसियात होती हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी नोयत के बारे में बता रही होती हैं कि बेसिकली ये आइन इस नोयत का है, ये पार्लियामेंट्री है, ये प्रेसिडेंशियल है, इसके अंदर क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो ये जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो एक रवायती तरीके से इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीज़ों को जब आप लिख लेंगे या इनको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जब आप इसका मुताला करेंगे, जब आप इसकी तैयारी करेंगे, तो मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि बेसिकली पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने सेलेंट फीचर हैं और एक एक फीचर के अंदर वो किस चीज़ की नुमाइंदगी है, किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाए सेलेंट फीचर में। सबसे पहले सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में सबसे पहले आपको प्रियम्बल पढ़ने को मिलेगा। प्रियम्बल से मुराद ये कि आपके आइन का तारुफ, कि आपका आइन किस नोयत का है, इसके अंदर ये इस्लामिक है, ये अन इस्लामिक है, इसके अंदर प्रोविजन क्या है, ये आपको, क्योंकि जब आप प्रियम्बल की स्टडी करेंगे तो आपको अपने आइन की नोयत की समझ लग जाएगी कि आइन हमारा इस्लामिक नेचर का है, अन इस्लामिक नेचर का है। जैसे हमारे प्रियम्बल के अंदर सबसे पहले ये चीज़ लिखी हुई है, सवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि हमारी एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पे हम हाकम और सावरन अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो तारुफ होता है वो प्रियम्बल में लिखा होता है। इसी तरह इसका दूसरा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर जो पास हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दी गई हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी एक वफाकी गवर्नमेंट है। वफाकी गवर्नमेंट ही पाकिस्तान के अमूर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डील करेगी और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसका हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको आप लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इंट्रोड्यूस द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह आप तीसरे पे आ जाए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली सख्त कॉन्स्टिट्यूशन है। सख्त कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये होता है कि जिस तरह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जो बरतानिया का आइन है वो फ्लेक्सिबल है, वो लचकदार है, उसके अंदर अमेंडमेंट करना, उसमें तरमीम करना आसान है, जबकि पाकिस्तान के आइन के अंदर तरमीम करना मुश्किल है। कि आप जब कोई भी आपने रिक्वायर्ड जो भी अमेंडमेंट है, जब आप उसको किसी एक हाउस में रिप्रेजेंट करते हो, फिर उसकी तमाम स्टेजेस कवर करके अगले हाउस में जाता है, फिर वो उसको पास करते हैं, यानी कि 2/3 मेजोरिटी पे। तो ये ज़रा प्रोसीजर, क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रा सख्त है। उसके बाद आ जाता है जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अवामी नुमाइंदा जो हुकूमत होती है वही तमाम सिस्टम को चला रही होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल अमल दखल भी बताता है। प्राइम मिनिस्टर को वो चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेट का डिक्लेयर करता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद आ जाए जनाबे वाली बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पाकिस्तान में जो हमारा कानून साजी का अमल है वो उसके लिए दोहरा ईवान है। बाई कैमरल से मुराद दोहरा ईवान, हमारी एक सेनेट है और एक नेशनल असम्बली है। सेनेट अपर हाउस है और नेशनल असम्बली लोअर हाउस है। तो ये कंसिस्ट करता है दो हाउसेस पे, सेनेट एंड नेशनल असम्बली, वो मिल के पार्लियामेंट बनाती हैं। इसके बाद जनाबे वाली हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इसके अंदर प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट मौजूद है। आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है। इस तरह डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस करवाता है स्टेट के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से मुराद ये होता है कि जैसे मैं और आप डायरेक्ट अपने लेजिस्लेचर्स को वोट देते हैं,
हम डायरेक्ट अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं अपने हलकों से, NA और PP हलकों से हम इलेक्ट करते हैं हमारे MNA और MPs। इसके बाद आ जाए जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जुडिशरी एक अलहदा अदारा है और ये इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है, यानी कि इसमें जो स्टेट के 3 पिलर होते हैं, जो स्टेट के 3 अदारे होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर मदाखलत नहीं करेंगे, हर अपना आज़ाद काम करेगा। तो जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट इन पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इंश्योर करता है। रूल ऑफ लॉ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि रूल ऑफ लॉ है इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक तमाम लोग बराबर हैं और आइन की नज़र में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कोई किसी भी ओहदे पे है, अगर उसके ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो अप्लाई होगा, और अगर वो जो भी अपनी पास का इस्तेमाल करेगा वो विद इन द लॉ करेगा। इसके बाद बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बेसिकली 6 शेड्यूल हैं और उसके 280 आर्टिकल हैं। हमारे जो आईने पाकिस्तान है ये कंसिस्ट करता है, ये टोटल जो बुक है इसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसके 280 आर्टिकल हैं, जो हर आर्टिकल अलग-अलग किसी अदारे की, किसी ओहदे की, किसी ऑफिस की बाकायदा वो उसको डिफाइन कर रहा है, उसकी पास के बारे में बता रहा है। तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश आइन जो है वो अनरिटन है, यानी कि वो किसी सिंगल बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये एक सिंगल बुक में आपको पढ़ने के लिए, सिंगल डॉक्यूमेंट में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 280 जो इसके आर्टिकल हैं वो तमाम रिटन फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद जी ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इस चीज़ को बताता है कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको आप ये कह सकते हैं सरकारी ज़बान कह सकते हैं, दफ्तरी ज़बान कह सकते हैं, वो इंग्लिश है। और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसके अंदर ये चीज़ को इंश्योर किया गया था कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स वो इंग्लिश रहेगी और उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू होगा, लेकिन आज तक इसके ऊपर नहीं हो सका। कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में रिट्स वगैरह गई हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दराम नहीं हो सका। एक दफ़ा 2012-13 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। उसके बाद जी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़, कोई भी स्टेट होती है, कोई भी रियासत होती है, चाहे वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वहाँ पे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होता है कि स्टेट जो भी अपनी पॉलिसी बनाएगी वो आइन के अंदर रहते हुए बनाएगी, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कोई भी ऐसी वो अपना लाहे अमल सेट नहीं करेंगे जो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होगा। यानी कि ये आप ये कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन है फॉर पॉलिसी मेकिंग, कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, वो इन प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए और इनके अकॉर्डिंग, इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी मरतब करेंगे, वो इसके अगेंस्ट नहीं करेंगे। तो वो भी डिफाइन है बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस तरह सिंगल सिटीजनशिप, पाकिस्तान आईने पाकिस्तान 1973 का आइन हमें सिंगल सिटीजनशिप देता है, हमें देता है कि हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अमेरिका के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है, कि वहाँ पे आप पहले किसी स्टेट के नेशनल होते हो, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल होते हो, वो ड्यूल नेशनलिटी है। इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में आप ये ले सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग ड्यूल नेशनल हैं। एक वो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, दूसरा वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर वो एक स्टेट है, तो वो ड्यूल नेशनलिटी है। लेकिन मैं और आप, हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर पंजाब का या कोई ऐसा जिक्र नहीं होता, सीधा से लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ, तहसील फ़लाँ, गांव फ़लाँ या टाउन फ़लाँ, गली फ़लाँ, घर फ़लाँ, इस तरीके से लिखा होता है। वो इसको सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। उसके बाद एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी किस्म का किसी बंदे को किसी भी अनलॉफुल एक्ट के लिए आप अक्सा नहीं सकते, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो, कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना किया गया है। इसके बाद सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जो भी काम किया जाएगा, जो भी अदारे अपने पास का इस्तेमाल करेंगे, जो भी ऑफिस होल्डर कोई अपनी पार का इस्तेमाल करेंगे, मिनिस्टर्स करेंगे, तो उसका चेक एंड बैलेंस है, विद इन द लॉ ही तमाम लोग काम करेंगे, लॉ से बाहर निकल के कोई बंदा काम नहीं करेगा। उसके बाद आए राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे सिख, हिंदू और क्रिश्चियन जो बरादरी हमारे यहाँ पे रह रही है,
वो जितना मतलब उनका भी उतना ही राइट है इस पाकिस्तान में, वो भी ऐसे ही पाकिस्तानी है जैसे हम पाकिस्तानी हैं। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस चीज़ को इंश्योर किया गया है राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ कि वो आज़ाद हैं, अपनी आबादत गाहों को लेकर आज़ाद हैं, वो आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में तमाम वो राइट्स क्लेम कर सकते हैं जो मैं और आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है तो लिहाजा उनके जो राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ हैं उनको वाज़ह कर दिया गया है आईन पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि पाकिस्तान में एक वफाकी निज़ाम हुकूमत है, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी है। सूबे दुनिया को जवाबदेह नहीं है। सूबे पाकिस्तान के जो नेशनल अमूर हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के वो पाबंद नहीं है, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी सेंस में है कि सूबे सिंध है, पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, वो अपने अमूर को लेकर उस सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो खुद मुख्तार हैं। वहाँ पे सूबाई खुद मुख्तारी है पाकिस्तान के अंदर, वो अपने मामलात को आज़ादाना तौर पर होकर बगैर वफाकी गवर्नमेंट का प्रेशर लिए उसको चला सकते हैं। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो नुमाइंदगी होगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन होगा, जो सिस्टम होंगे, वो वफाकी गवर्नमेंट उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके बाद जी स्टेट रिलीजन, हमारा जो मज़हब है, इस रियासत का जो मज़हब है वो बेसिकली इस्लाम है। ये दुनिया में वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पे बनाई गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पाकिस्तान में जो इस्लामिक रिलीजन है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो हमारी स्टेट का भी पाकिस्तान का भी जो मज़हब है ऑफिशियली वो इस्लाम है। इसके बाद है जी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो आइन है, ये जो आइन पाकिस्तान है, ये इस्लामिक है। आर्टिकल 227 के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कुरान एंड सुन्ना होगा, यानी कि इस्लामिक आइन बनाया जाएगा, अंडर द इस्लाम बनाया जाएगा। इसके अंदर कोई भी प्रोविजन अन इस्लामिक ऐड नहीं की जाएगी। इसके बाद जनाबे वाली होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक बड़ा यूनिक फीचर है कि प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। तो उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की पार दी गई है कि वो कोई भी फिनंशियल मैटर्स हो सकते हैं, कोई जंगी हालात हो सकते हैं, तो या कोई भी ऐसा डायरेक्ट आवाम से किसी चीज़ की कोई उसने ऐलान करना है, उसने किसी किस्म का कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो नेशनल इंटरेस्ट को टच कर रही हो या जिसमें मफाद आमा हो, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पार मौजूद है कि वो रेफरेंडम होल्ड करवा सकता है। रेफरेंडम से मुराद ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट आवाम से येस और नो में जवाब ले सकता है। मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था, जनरल ज़िया-उल हक साहब ने रेफरेंडम करवाया था, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट आवाम से पूछा था कि आया मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, येस और नो में आपने जवाब देना है। तो उस टाइम हमें याद है कि मुशर्रफ साहब के जब गवर्नमेंट थी, जब वो आए थे तो उन्होंने रेफरेंडम करवाया था, तकरीबन 98% उसका उनके हक में रिजल्ट आया था। उसके बाद हाई ट्रेजन, गद्दारी, आर्टिकल 6 का बड़ा चर्चा है, आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा कि कोई भी आईने पाकिस्तान के साथ, स्टेट के साथ, स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी ऐसा कोई जासूसी करेगा, कोई भी अनलॉफुल एक्ट करेगा तो वो गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा। कोई आईने पाकिस्तान को तोड़ेगा तो वो गद्दारी के ज़ुमरे आएगा। जिस तरह मुशर्रफ साहब के ऊपर एक केस बना हुआ है, इस तरह वो पिछले दिनों जो नवाज शरीफ साहब ने कोई बातें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट की थी तो उनके खिलाफ मीडिया पे बड़ी ये चाह रही थी कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगे, यानी कि जो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट, पाकिस्तान के आइन के अगेंस्ट एक्टिविटी होगी वो गद्दारी के ज़ुमरे में आएगी। इसके बाद है जी इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो राइट्स मर्दों के हैं वही राइट्स औरतों के हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, वो कानून की नज़र में बराबर हैं और इसी तरह राइट्स को लेकर भी मर्द और औरत बराबर हैं। तो ये बेसिकली सेलेंट फीचर है और इसके अंदर आप इस चीज़ को वाज़े ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका आइन जो है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है वो बेसिकली किस नेचर का है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक फीचर किसी अदारे को, ये एक एक फीचर किसी ऑफिस को, किसी ना किसी चीज़ को ये डिफ़ाइन कर रहा है, हमारे सिस्टम को डिफ़ाइन कर रहा है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं।
यानी कि ये वही चीज़ें हैं जो आइन के अंदर बाकायदा आर्टिकल बाय आर्टिकल डिटेल में डिफाइन की गई हैं। तो ये सेलेंट फीचर से मुराद यही होती है कि ये वो मखसूस खसूसियात जिसका हामिल ये आइन है, जो चीज़ें इस आइन के अंदर मौजूद हैं। तो इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज़ें लिख के उसके बाद सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंक्लूजन, ये 20-22 जो भी आप इसके अंदर 15-16 18-20 कोई भी हेडिंग्स आप देकर इसको सेलेंट फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं और इसको कंक्लूड कर दें। तो इसको अच्छी राइटिंग, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इजी सब्जेक्ट है और इसमें से आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।